प्रिय विद्यार्थियों, आज हम देखने जा रहे हैं ऊष्मागतिक ताप पैमाना। ऊष्मागतिक ताप पैमाना पदार्थ के किसी गुण पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि अभी तक हमने जो भी ताप पैमाने बनाए थे वो पदार्थ के किसी न किसी गुण पर निर्भर करते थे, कि जैसे कि पदार्थ का प्रतिरोध कैसे बदल रहा है ताप के साथ, पदार्थ का आयतन कैसे बदलता है, पदार्थ के दाब में किस प्रकार से ताप के साथ परिवर्तन होता है। लेकिन हम जो ये ऊष्मागतिक ताप पैमाना बनाने जा रहे हैं, ये पदार्थ के किसी गुण पे निर्भर नहीं करता, ये कार्नो इंजन पे आधारित है। और कार्नो इंजन हम जानते हैं केवल इस बात पे काम करता है कि स्रोत और सिंक पर के ताप क्या हैं। उसमें इस बात पे निर्भरता नहीं आती कि कार्यकारी पदार्थ क्या लिया गया है। इसलिए ये जो ऊष्मागतिक ताप पैमाना है ये कार्नो इंजन पर आधारित होने से केवल ताप पर आधारित है, और इसलिए हम इसे कहते हैं कि ये ताप मापने के लिए सबसे उपयुक्त पैमाना है। तो ऊष्मागतिक ताप पैमाना ज्ञात करने के लिए मान लिया कि हमारे पास एक उत्क्रमणीय इंजन है, कार्नो इंजन है, जो थीटा 1 और थीटा 2 तापों के मध्य काम कर रहा है। ये जो कार्नो इंजन है वो थीटा 1 ताप से यानी स्रोत से ऊष्मा ग्रहण करता है, Q1 ऊष्मा, और थीटा 2 ताप पर सिंक में ऊष्मा Q2 ऊष्मा को दे देता है। अब इसलिए जो कार्नो इंजन की जो दक्षता है वो दी जाएगी 1 - Q2/Q1 से, जिसे मैं कह सकती हूँ ये कोई फलन होगा थीटा 1 और थीटा 2 का, क्योंकि थीटा 1 और थीटा 2 सिंक और स्रोत के ताप हैं। अब यहाँ पर थीटा 1 स्रोत का ताप है और थीटा 2 सिंक का ताप है। तो इसलिए इस फॉर्मूले से अगर मैं देखूँ तो Q2 जो Q1 का मान हो जाएगा वो हो जाएगा 1 - फलन ऑफ थीटा 1 थीटा 2, या फिर इससे मैं रिवर्स मान निकालूँ यानी Q1/Q2 निकालूँ तो वो हो जाएगा 1 - f थीटा 1 थीटा 2। और यहाँ पे 1/1 - f थीटा 1 थीटा 2 को मैं कोई अन्य फलन मान सकती हूँ थीटा 1 थीटा 2 का, जिसे मैं लिख रही हूँ स्मॉल f थीटा 1 थीटा 2 से। यानी ये जो Q1/Q2 हुआ, जो कार्नो इंजन की जो ऊष्मा ली गई और ऊष्मा जो दी गई है, वो Q1/Q2 का जो अनुपात है वो f थीटा 1 थीटा 2 के बराबर हो जाएगा। तो इसी तरह अगर कोई मैं दूसरा इंजन लेती हूँ जो थीटा 2 और थीटा 3 के मध्य काम करेगा, तो मैं लिख सकती हूँ Q2/Q3 बराबर f थीटा 1 थीटा 2 और थीटा 3 के बराबर, क्योंकि जो अब हम देख रहे हैं जो ऊष्मा ली गई या जो ऊष्मा दी गई है वो सिर्फ एक फलन थीटा 1 और थीटा 2 का हो गया। तो Q1/Q2 हो गया f थीटा 1 थीटा 2, और Q2/Q3 हो जाएगा f थीटा 2 थीटा 3। तो इसी तरह एक अन्य इंजन में अगर लिखूँ जो कि थीटा 1 और थीटा 3 के मध्य काम कर रहा है, तो Q1/Q3 का मान मैं लिख सकती हूँ f थीटा 1 थीटा 3 के बराबर। तो Q1/Q3 का मान अगर मैं इसको गणितीय विधि से हल करूं तो Q1/Q2 इंटू Q2/Q3 यानी कि जो f थीटा 1 थीटा 3 का मान हो जाएगा वो f थीटा 1 थीटा 2 और f थीटा 2 f थीटा 3 के गुणनफल के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम देखें तो ये समीकरण हम देखते हैं कि अगर इसका मतलब कि f थीटा 1 थीटा 2 f थीटा 1 थीटा 2 और इन दोनों के गुणनफल के बराबर आ रहा है, तो वो तब वैध होगा जब हम दोनों को गुणा करें तो एक चीज़ कट जाए। तो इसका मतलब जो f थीटा 1 थीटा 2 है वो 5 थीटा 1/5 थीटा 2 होना चाहिए, और f थीटा 2 थीटा 3 जो है वो f 5 थीटा 2 और 5 थीटा 3 का अनुपात होना चाहिए। इसलिए जब हम इन दोनों को गुणा करेंगे तो मुझे f थीटा 1 थीटा 3 मिल जाएगा 5 थीटा 1/5 थीटा 3 के बराबर। तो इसका मतलब ये जो है फाई, यहाँ पर ये फाई क्या है, ये भी ताप का कोई एक फलन है, लेकिन ये केवल किस पर निर्भर है, केवल निकाय के ताप पर ही निर्भर है, इसके गुणांक पर निर्भर नहीं है। तो इसका मतलब जैसे जैसे ताप बढ़ेगा फाई थीटा का मान बढ़ेगा। तो फाई थीटा जो है एक नवीन ताप पैमाने से अगर हम इसको प्रदर्शित करें तो मैं लिख सकती हूँ कि टॉ = a फाई थीटा। तो यानी यहाँ पर जो ताप पैमाना मैंने नया बनाया है, जो टॉ है, वो सिर्फ किस पर निर्भर है, ताप पर निर्भर है। तो यहाँ पर ये जो पैमाना है वो कहलाता है, जो इस समीकरण से मैंने प्रदर्शित किया कि टॉ = a फाई थीटा, जिसमें कि टॉ केवल थीटा का ही फलन है, तो ये जो पैमाना है वो कहलाता है ऊष्मागतिक ताप पैमाना। और अब चूंकि मैंने ये देख लिया है कि 5 थीटा 1 और 5 थीटा का जो अनुपात है वो Q1/Q2 है, इसलिए Q1 जो स्रोत से ऊष्मा ली गई है और Q2 जो सिंक को ऊष्मा दी गई है, वो दोनों सिर्फ किस पर निर्भर हैं, ये ऊष्मागतिक ताप पैमाने पर जो ताप नापे गए हैं टॉ 1 और टॉ 2 उस पर निर्भर है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ऊष्मागतिक पैमाने पर जो ताप नापे गए हैं, जो उनका अनुपात है वो उन तापों पर काम कर रहे ऊष्मीय इंजन द्वारा अवशोषित और विसर्जित ऊष्माओं के अनुपात के
बराबर है। अब यहाँ से अगर हम चलें तो जो इंजन की दक्षता मुझे मिलेगी वो इंजन की दक्षता हो जाएगी, जिसको हम लिखते हैं 1-Q2/Q1 से, वो हो जाएगा 1-τ2/τ1। और यहाँ अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो मुझे मिल जाता है Q1-Q2/Q1 इज इक्वल टू τ1-τ2/τ1। और ये जो Q1-Q2 है ये अवशोषित ऊष्मा और विसर्जित ऊष्मा का अंतर है, जो कि चक्र द्वारा किया गया, कार्नोट चक्र द्वारा किया गया कार्य हो जाता है। यानी W/Q1 मुझे मिल जाएगा τ1-τ2/τ1। यानी यहाँ पर ये जो एक ऊष्मागतिक ताप पैमाने की जो मैं बात कर रही हूँ, ये ताप पैमाना इस बात का भी द्योतक है कि कार्य कितना किया गया है, उसका उस चक्र में कितना कार्य किया गया है उसका भी द्योतक है। तो इसलिए मैं इसे ताप का कार्य पैमाना भी कहती हूँ। तो ये था कि मैंने किस तरह से ऊष्मागतिक ताप पैमानों को कार्नो इंजन के आधार पर डिफाइन किया। अब हम यहाँ से देखना चाहते हैं कि आपके पास ऊष्मागतिक ताप पैमाने पर 1 डिग्री का मान मैं क्या रखती हूँ, क्योंकि जब भी हम कोई ताप पैमाना पहनाते हैं उसका मुझे स्केल भी निर्धारित करना अनिवार्य हो जाता है। तो यहाँ से अगर मैं इसके स्केल पे बात कर रही हूँ तो 1 डिग्री का मुझे मान निर्धारित करना है। तो अब मैंने यहाँ क्या किया है कि मेरे पास जो पानी है उसका हिमांक बिंदु और जो भाप बिंदु है, मान लिया एक उत्क्रमणी इंजन उसके बीच कार्य कर रहा है। तो ऐसा कोई जो इंजन है जो हिमांक बिंदु और भाप बिंदु पर कार्य कर रहा है, तो ऐसे उत्क्रमणी इंजन की जो दक्षता होगी वो दी जाएगी आपके पास 1-Q बर्फ/Q भाप द्वारा, यानी कि 1-τF/τB के द्वारा। क्यों? क्योंकि जल का जो हिमांक बिंदु है उसे मैंने टॉफ में मान लिया है और जो भाप बिंदु है उसे मैंने टॉबी मान लिया है। तो यहाँ से आपके पास अगर मैं इन दोनों के मध्य जो इंजन काम कर रहा है उसे मैं अगर 100 बराबर भागों में बांट देती हूँ, तो चूँकि इन दोनों का बीच का अंतर 100 भागों का ही है, और इसलिए एक भाग को अगर मैं देखूँगी तो 1 डिग्री का हो जाएगा। तो इसका मतलब मैं जो भाप बिंदु है टॉबी ऊष्मागतिक पैमाने पर, उसको मैं लिख सकती हूँ τF+100 के बराबर, क्योंकि टॉफ है मेरा हिमांक बिंदु। तो हिमांक बिंदु से भाप बिंदु का जो अंतर हो गया वो 100 भागों का हो गया, इसलिए टॉबी इज इक्वल टू τF+100 को मैं लिख सकती हूँ। तो यहाँ से Q भाप और Q बर्फ़ का जो मैं अनुपात अंतर निकालूंगी दोनों ऊष्माओं का, वो हो जाएगा τB/τF के बराबर। या फिर इसको मैं लिख सकती हूँ τF+100/τF, यानी 1+100/τF के बराबर में से लिख सकती हूँ। और ये मुझे अच्छे से मालूम है कि जो डिग्री सेल्सियस पैमाने पर मैं लेती हूँ वो 0 डिग्री सेल्सियस हिमांक बिंदु लेती हूँ, और जो भाप बिंदु लेती हूँ वो 100 डिग्री सेल्सियस पे लेती हूँ। अब मैं पैमाने पर ऊष्मागतिक पैमाने पर शून्य ताप को देखना चाहूँगी। तो ऊष्मागतिक पैमाने पर जो शून्य ताप है उसको मापने के लिए मैं क्या करती हूँ, मेरा जो हिमांक बिंदु है मैं उसको और नीचे ले जाती हूँ समतापीय रूप से, यानी कि मैं उसको शून्य की ओर अग्रसर करती हूँ। तो अगर मेरा जो हिमांक बिंदु है उसे मैं शून्य कर दूँगी तो जो कार्नो इंजन की जो दक्षता है वो हो जाएगी 1, क्योंकि यहाँ हमने देखा है कि आपके पास जो दक्षता का मान है वो 1-Q2/Q1 होता है। तो 1-Q2 जो Q1 है वो Q2 जो Q1 मैंने लिखा है वो आपके पास मान हो जाएगा उसका, वो हमने देखा कि वो τ2 हो जाता है, और τ2 यानी 1-τ2/τ1 से यहाँ अगर मैं देखूँ तो इंजन की दक्षता हो जाएगी 1। और इंजन की दक्षता 1 होने का मतलब ये है कि 100% कार्य करेगा इंजन। तो इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि ऊष्मागतिक शून्य ताप पैमाना वो पैमाना है जिस पर किसी उत्क्रमणी इंजन की दक्षता 100% हो जाती है। 100% होने का मतलब जो सारी ऊष्मा है वो इंजन द्वारा कार्य में परिणत होती है, और जब इससे अधिक और कार्य ऊष्मा हमने दी ही नहीं है तो इसलिए इससे कम ताप संभव नहीं है। इससे कम ताप संभव नहीं है का मतलब कि जो ऊष्मागतिक ताप है वो ऋणात्मक होना संभव नहीं है। और यही जो हम देखें तो अगर मैं ऋणात्मक मान लूँ इस ताप को, यानी कि इससे कम ताप मानूँ, तो इस शून्य ताप से कम ताप होने का मतलब है कि τ2 ऋणात्मक हो जाएगा। और τ2 ऋणात्मक होने का मतलब अगर इंजन की दक्षता में मैं देखूँ तो ऋणात्मक होते ही इंजन की दक्षता 1+Q2/Q1 होते ही तो ये 100 से अधिक हो जाएगी, यानी कि जो इंजन है वो सिंक से भी ऊष्मा ग्रहण करेगा, जो कि ये संभव नहीं है। इसलिए जो ऋणात्मक ताप है वो संभव नहीं है। और जब ऋणात्मक ताप संभव नहीं है तो मैं ये कह सकती हूँ कि परम शून्य ताप पैमाना वो ताप पैमाना है जिसमें निकाय बिना
सिंक को कोई ऊष्मा दिए समतापीय उत्क्रमणीय प्रक्रम से गुजरता है और इस ताप पर रुद्धोष्म और समतापीय प्रक्रम दोनों ही समान हो जाते हैं। और चूंकि इंजन की दक्षता 100% नहीं हो सकती, इसलिए हम ये कहते हैं कि सिंक का परम ताप भी शून्य होना संभव नहीं है। और ऊष्मागतिकी के तृतीय नियम के अनुसार भी जो सैद्धांतिक रूप से है वो परम शून्य ताप की प्राप्ति संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि इस परम शून्य ताप के में जो एंट्रोपी है वो लगभग शून्य की ओर अग्रसर होगी, और जो लगभग शून्य की ओर एंट्रोपी की स्थिति है वो परम व्यवस्था की स्थिति होगी, यानी कि अणुओं की इसमें कोई गति नहीं होगी। अब हम लास्ट देख लेते हैं कि किस तरह से हम ऊष्मागतिक ताप पैमाने की परम ताप पैमाने से तुल्यता करते हैं। तो ऊष्मागतिक ताप पैमाने पर भी हमने क्या किया है कि हिमांक बिंदु और जो हमारा भाप बिंदु है वो दोनों को मैंने बराबर भागों में बांटा है। और जो आदर्श गैस पैमाना है उस पर भी हम यही करते हैं कि जो वाष्प पानी का जो हिमांक बिंदु और जो भाप बिंदु है दोनों को 100 बराबर भागों में बांटते हैं। तो इस तरह से हमने आदर्श गैस पैमाने पर भी और ऊष्मागतिक ताप पैमाने पर भी दोनों के जो मानकीकरण के बिंदु हैं वो दोनों समान लिए हैं और दोनों को बराबर भागों में बांटा है। तो अब यहाँ से अगर हम देखें तो जो कार्नो इंजन की दक्षता मैं आदर्श गैस ताप पैमाने पर लिखती हूँ वो 1 - TB/TF लिखती हूँ। इसी तरह जो ऊष्मागतिक ताप पैमाने पर मैं लिखती हूँ तो उस एक इंजन की दक्षता जो कि भाप बिंदु और हिमांक बिंदु के मध्य कार्य कर रहा है उसकी मैं दक्षता लिखती हूँ 1 - TB/TF के बराबर। तो चूँकि ये सेम इंजन है इसलिए दोनों के जो ताप हैं वो बराबर हो जाएंगे, यानी TB/TF का मान TB/TF के बराबर हो जाएगा। यानी कि आदर्श गैस पैमाने पर हिमांक बिंदु और भाप बिंदु का जो रेशो है वही रेशो मुझे ऊष्मागतिक ताप पैमाने पर भी मिलेगा। और अगर ये दोनों ताप जैसे कि मैंने देखा कि दोनों का अंतर भी मैं बराबर रख रही हूँ, तो जो कार्नो पैमाने की दक्षता मैं परम ताप पर लिखती हूँ वो हो जाएगी TB - TF/TB के बराबर। और ये जो अंतर वो 100 है तो ये हो जाएगा 100/TB। और इसी तरह जब मैं लिखती हूँ या आपके पास आदर्श गैस पैमाने पर दक्षता वो हो जाएगी TB - TF/TB, यानी वही 100/TB। तो यानी जो ऊष्मागतिक ताप पैमाने पर जो बॉइलिंग पॉइंट है वो आदर्श गैस पैमाने के बॉइलिंग पॉइंट के बराबर हो जाएगा। और जब बॉइलिंग पॉइंट बराबर हैं तो दोनों के जो आपके पास हिमांक बिंदु हैं, यानी जिसको मैं टॉफ और TF लिख रही हूँ, वो दोनों भी बराबर हो जाएंगे। तो इसका मतलब आदर्श गैसिक ताप पैमाना पूरी तरह से परम ताप पैमाने के तुल्य है, या फिर मैं ये कह सकती हूँ आदर्श गैस पैमाना ही परम ताप पैमाना है। अब अगला हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम ऊष्मागतिक पैमाने पर अज्ञात ताप को निकालेंगे। तो मान लिया कि जो एक उत्क्रमणीय इंजन है वो जल के भाप बिंदु और हिमांक बिंदु के मध्य कार्य कर रहा है, और यह जो भाप बिंदु पर है स्रोत से, यानी क्योंकि वो ताप ज़्यादा है तो उस समय स्रोत से क्यूबी ऊष्मा अवशोषित करता है, और जो हिमांक बिंदु है यानी फ्रीजिंग पॉइंट है उस ताप पर सिंक में ऊष्मा विसर्जित QF कर देता है। तो जो मैंने पैमाने की मैंने जो डेफिनेशन ली उसके आधार पर TB/TF का मान बराबर हो जाएगा किसके, QB/QF के, या फिर TB/TF -1 का मान अगर मैं निकालूं तो वो QB/QF -1 के बराबर आएगा। तो यहाँ से ये जो मैं अंतर निकाल लेती हूँ तो मैं इसको लिख सकती हूँ 100/TF = QB - QF/QF, या फिर TF का मान मेरे पास हो जाएगा 100 QF/QB - QF के बराबर। और अगर मान लो अब मैंने एक अज्ञात इंजन लिया है कि जो और TF यानी फ्रीजिंग पॉइंट और एक अज्ञात ताप के मध्य काम कर रहा है, और ये TF से तो स्रोत से ऊष्मा ग्रहण कर लेता है Q, और सिंक में TF पर QF ऊष्मा विसर्जित कर देता है। तो मैं ऊष्मागतिक ताप पैमाने के आधार पर लिख सकती हूँ TF = Q/QF, या फिर यहाँ से मैं टॉ का मान निकालूंगी यानी अज्ञात ताप का मान निकालूंगी तो वो Q/QF - TF के बराबर हो जाएगा। और ये TF का मान चूँकि मुझे मालूम है तो इसको रखते ही मुझे पास अज्ञात ताप का मान मुझे मिल जाएगा, और अज्ञात ताप का मान हो जाएगा TF = 100 Q/Q - QF के बराबर। तो यहाँ पर मैंने ये देख के कि भाई कितनी ऊष्मा भाप वाले इंजन और हिमांक बिंदु के मध्य इंजन जो कार्य करते हैं
उनके मध्य कितनी ऊष्मा ली गई और कितनी ऊष्मा विसर्जित की गई वो ज्ञात करके, और उसके बाद अज्ञात ताप वाले जब इंजन के पर कार्य कर रहा है तो उससे स्रोत से कितनी ऊष्मा ग्रहण की, अगर मुझे ये ज्ञात है तो मैं अज्ञात ताप ज्ञात कर सकती हूँ। तो इस प्रकार ऊष्मागतिक ताप पैमाना किस प्रकार से निर्धारित किया जाता है, उसका मानकीकरण कैसे किया जाता है, वो किस प्रकार से परम ताप पैमाने के तुल्य है, और इस ऊष्मागतिक पैमाने पर यानी परम ताप पैमाना जिसे अब मैं कह सकती हूँ पर अज्ञात ताप का निर्धारण कैसे किया जाता है। धन्यवाद।